सुमन के उस पुराने और विशाल घर की दीवारों पर जमी धूल और सन्नाटा अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुके थे। पति की तस्वीर पर चढ़े हार और बेटे की विदेश से आने वाली साल में एक दो कॉल्स के बीच वो घर बस यादों का एक कब्रिस्तान बनकर रह गया था। जब उसने ऊपर का कमरा किराए पर देने का विज्ञापन बाहर लगाया तो उसे उम्मीद थी कि घर में किसी की पच्चाप सुनाई देगी, थोड़ी रौनक लौटेगी। अगले ही दिन दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक युवक खड़ा था, दुबला-पतला शरीर, साधारण कपड़े और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने अपना परिचय आरव के रूप में दिया। आरव की आवाज में एक ऐसी खनक थी जो कानों को सुकून तो देती थी, पर मन में एक अनजानी सी सिहरन भी पैदा कर देती थी। वो बहुत कम बोलता था, और जब भी बोलता उसकी नजरें जमीन पर टिकी रहती थी, जैसे वो सुमन की आंखों में झांकने से कतरा रहा हो। मुझे बस एक शांत कमरा चाहिए, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, आरव ने बहुत ही धीमी और नपीतुली आवाज में कहा। उसकी विनम्रता में एक रहस्यमयी खिंचाव था। सुमन को उसका व्यवहार थोड़ा असामान्य लगा। शहर के शोरशराबे वाले युवकों से वह बिल्कुल अलग था। न उसके पास ज्यादा सामान था और न ही किसी तरह की जल्दबाजी। सुमन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अकेलेपन की मजबूरी और आरव की सौम्यता को देख उसे ऊपर का कमरा किराए पर दे दिया। आरव अपना छोटा सा बैग लेकर चुपचाप ऊपर चला गया। सुमन को लगा कि अब घर की खामोशी कुछ कम होगी, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आरव के साथ उस घर में एक ऐसा रहस्य दाखिल हुआ है जो उसके शांत जीवन की हर परत को उधेड़ कर रख देने वाला था। ऊपर के कमरे की बंद खिड़कियों के पीछे अब क्या होने वाला था, इसकी कल्पना मात्र से भी सुमन अनजान थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में होता, सुमन की आंखें अक्सर ऊपर वाले कमरे की आहटों पर टिकी रहती। आरव का व्यवहार किसी पहेली की तरह उलझता जा रहा था। दिन के उजाले में वह कमरे के भीतर जैसे गायब ही हो जाता। न खिड़की खुलती, न कोई आवाज आती। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर मिलती, ऊपर वाले दरवाजे की चरचराहट सन्नाटे को चीर देती। सुमन ने खिड़की के पर्दे की ओट से कई बार देखा कि आरव दबे पांव सीढ़ियों से उतरता और अंधेरे में कहीं ओझल हो जाता। वह सुबह की पहली किरण फूटने से ठीक पहले वापस लौटता, थका हुआ और धूल से सथरा। एक रात जब वो बाहर जाने के लिए नीचे आया तो सुमन की बेचैनी ने उसे रोक लिया। बेटा, तुम दिन में कभी धूप नहीं देखते? कहीं काम पर नहीं जाते क्या? सुमन की आवाज में फिक्र और जिज्ञासा दोनों थी। आरव सीढ़ियों पर ही ठिठक गया। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और डरावनी दिख रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक फीकी और रहस्यमयी मुस्कुराहट तैरी। मुझे रात पसंद है, माँ जी। रात में दुनिया थोड़ी शांत होती है और चेहरे साफ दिखते हैं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सुमन को अंदर तक सिहरा गई। चेहरे साफ दिखते हैं, इस जुमले का मतलब सुमन समझ नहीं पाई, पर उस रात उसे अपने ही घर के परिचित कोनों में डर का अनुभव होने लगा। आरव की सौम्यता के पीछे छुपा वह गहरा राज अब सुमन की रातों की नींद उड़ाने वाला था। आखिर रात के उस सन्नाटे में आरव ढूंढता क्या था? शकुंतला आंटी की बातें सुमन के कानों में किसी ठंडी सिहरन की तरह उतर गईं। पुराना बंद मकान? पर वो वहां क्या कर रहा था? सुमन का गला सूखने लगा। वह मकान मोहल्ले के अंत में था, जो बरसों से खंडहर बन चुका था और जिसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं। शकुंतला ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, सुमन, वो बस वहां खड़ा नहीं था, वो उस बंद दरवाजे से बातें कर रहा था, जैसे अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। देख, अकेला घर है तेरा, सावधानी बरत। शकुंतला के जाने के बाद सुमन का मन आशंकाओं के भंवर में फंस गया। जिस आरव को वो सीधा सादा समझ रही थी, उसकी खामोशी के पीछे अब उसे कोई गहरी साजिश या रूहानी राज नजर आने लगा। उस दिन सूरज ढलते ही सुमन की धड़कनें तेज होने लगी। उसने तय कर लिया था कि आज वो सिर्फ आहटे नहीं सुनेगी, बल्कि अपनी आंखों से सच देखेगी।
रात के 11:30 बजते ही उसने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और मुख्य दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। ठीक 12 बजे ऊपर वाली सीढ़ियों पर जूतों की हल्की सी आवाज हुई। आरव हमेशा की तरह काले कपड़ों में लिपटा, सिर झुकाए नीचे उतरा और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। सुमन ने अपनी चादर ओढ़ी और दबे पांव अंधेरे का सहारा लेते हुए उसके पीछे चल पड़ी। रात की सर्द हवा और कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उसके डर को और बढ़ा दिया था, लेकिन वह आरव का पीछा करने से नहीं रुकी। वह देखना चाहती थी कि आरव उस 10 साल से बंद पड़े मकान की चौखट पर क्या ढूंढ रहा है। पुराने मकान के भीतर का सन्नाटा बाहर की गलियों से भी ज्यादा भयानक था। जैसे ही सुमन ने उस दहलीज पर कदम रखा, सड़ी हुई लकड़ियों और पुरानी धूल की गंध ने उसका दम घोंट दिया। मकान के अंदर अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन दूर एक कमरे से मध्यम सी रोशनी छनकर आ रही थी। सुमन दीवार का सहारा लेकर दबे पांव उस रोशनी की ओर बढ़ी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं आरव उसकी धड़कने न सुन ले। जब वो उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के बीचों बीच ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थी। आरव वहां घुटनों के बल बैठा था, पर वो अकेला नहीं था। उसके सामने धूल से सनी एक पुरानी मेज पर कुछ तस्वीरें रखी थीं। वे तस्वीरें किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसी मोहल्ले के उन लोगों की थी जो पिछले कुछ सालों में लापता हो चुके थे। आरव उन तस्वीरों को सहला रहा था और फुसफुसाकर कुछ कह रहा था। अचानक वह रुका और उसने अपना सिर बिल्कुल स्थिर कर लिया। सुमन की सांसें थम गईं। बिना पीछे मुड़े आरव की ठंडी और सपाट आवाज गूंजी, सुमन जी, मैंने कहा था ना, मुझे रात पसंद है क्योंकि रात में चेहरे साफ दिखते हैं। आपने पीछे आकर अपनी शामत खुद बुलाई है। सुमन पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी वो अब बंद हो चुका था। आरव धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और उसकी परछाई दीवार पर किसी दैत्य की तरह नाचने लगी। अब सुमन को समझ आया कि शकुंतला आंटी की चेतावनी कितनी सही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में जलती मोमबत्तियों की थरथराती रोशनी में सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। वह तस्वीर जो आरव के हाथों में थी, वह महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि बीते हुए कल का एक खौफनाक आईना थी। तस्वीर में दिख रही महिला की मुस्कान, उसकी आंखें और यहाँ तक कि उसके बैठने का अंदाज बिल्कुल सुमन जैसा था। सुमन के कदम लड़खड़ाने लगे। आरव, ये सब क्या है? मैं तुम्हारी माँ कैसे? उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। आरव ने अपनी गीली आंखों से सुमन की ओर देखा। उसकी आवाज में अब वो रहस्यमयी ठंडक नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। 10 साल पहले इसी पुराने मकान में आग लगी थी। मेरी माँ मुझे बचाने के चक्कर में अंदर ही रह गई और मैं बस बाहर खड़ा देखता रह गया। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे कुदरत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। आपकी सूरत, आपकी सादगी, सब मेरी माँ जैसी है। सुमन को अब समझ आया कि आरव हर रात इस खंडहर में क्यों आता था। वह अपनी माँ की यादों और उस अधूरेपन को यहाँ तलाशता था जिसे वह कभी भर नहीं पाया। वह जिसे कोई अपराधी या साया समझ रही थी, वह दरअसल अपनी माँ के मोह में भटका हुआ एक अकेला बेटा था। आंटी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, आरव ने सिर झुकाकर कहा। बस रात के सन्नाटे में यहाँ आकर मुझे महसूस होता है कि माँ अभी भी यही कहीं है, और जब घर लौटता हूँ तो आपको सुरक्षित देखकर चैन की नींद सो पाता हूँ। सुमन का डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगा। उस बड़े और खाली घर में जहाँ सुमन अपने बेटे की राह तकती थी, वही आरव अपनी मरी हुई माँ की परछाई में सुकून ढूंढ रहा था। 2 अकेले इंसान एक ही छत के नीचे अपनी अपनी तन्हाई का इलाज ढूंढ रहे थे। उस रात उस पुराने खंडहर में एक खौफनाक राज नहीं, बल्कि एक इमोशनल सच सामने आया था, जिसने उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जोड़ दिया।
सुमन ने आगे बढ़कर आरव के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से गिरते आंसू अब डर के नहीं, बल्कि गहरी ममता के थे, जिस सन्नाटे को वो अब तक रहस्य समझ रही थी। वह दरअसल एक बेटे की चीख थी, जिसे दुनिया सुन नहीं पा रही थी। सुमन को एहसास हुआ कि ऊपर वाले कमरे से आने वाली आहटें किसी साये की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की धड़कनें थीं। बेटा, अब तुम्हें इस वीराने में आने की जरूरत नहीं है, सुमन ने रूंधे हुए गले से कहा। अगर तुम्हें अपनी माँ की याद सताती है, तो मेरे पास आओ। उस घर में जो खालीपन है, उसे हम दोनों मिलकर भरेंगे। आरव, जो बरसों से इस खंडहर की दीवारों से अपनी माँ को ढूंढ रहा था, पहली बार किसी जीवित इंसान के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उस पुराने मकान का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि आरव को अपनी माँ की परछाई सुमन के रूप में मिल गई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सुमन के घर पर पड़ी, तो वो घर पहले जैसा नहीं था। अब ऊपर वाले कमरे की खिड़कियां खुली थी और वहां से आरव के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। सुमन ने रसोई में 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए और एक अपने उस नए बेटे के लिए, जिसने उसके अकेलेपन को एक मकसद दे दिया था। शहर के उस शांत इलाके में अब वो घर अकेला नहीं रहा। रातें अब भी आती थीं और 12 भी बजते थे, लेकिन अब घर के किसी कोने में डर नहीं, बल्कि अपनों के होने का एहसास जागता था। आरव का रहस्य खत्म हो चुका था और एक नए, खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।